हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगवार ERDR इंस्टीट्यूट। बेटा ये जो संडे को आपका टेस्ट हुआ था, कंबाइंड टेस्ट 07, इसमें बायो का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये टेस्ट हुआ था, इसमें आपको सिलेबस पता है बायो में क्या क्या आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इन मैमल्स हाउ मच CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये तीन तरह से होता है, लेकिन जो मैक्सिमम फ्रैक्शन है ये बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और कितने परसेंट होता है? 70%। तो अगर CO2 की बात की जाए तो 70% ट्रांसपोर्ट सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। 20 से 25% ट्रांसपोर्ट कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, दैट इज Hb प्लस CO2 हीमोग्लोबिन के थ्रू। और लगभग 7% CO2 जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड स्टेट में 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट्स में 70%, बाइकार्बोनेट्स लगभग 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज इन अ डबल वॉल्ड सैक। जो ह्यूमन का हार्ट है उस दैट इज इनक्लोज इन अ डबल वॉल्ड सैक, और उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? तो कवरिंग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम, जब इंस्पायरेशन करते हैं तो डायफ्राम का क्या शेप होता है? तो डायफ्राम इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर। जब इंस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये समहाउ फ्लैट हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैट। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट, बी ऑप्शन हो जाएगा। डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट। एट प्रेजेंट साइंटिफिक नेम्स हैव बीन गिवन टू। तो जो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो रेंज क्या है? 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस इज स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ऑप्शन में 1.7 मिलियन दिया हुआ है तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ओनली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दैट हैज अ रियल एग्जिस्टेंस। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो रियल एग्जिस्टेंस है, तो जो हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बात करते हैं, इस हायरार्की में जो सबसे लोअर टैक्सा है, और लोअर टैक्सा क्या होता है? स्पीशीज, और इसी स्पीशीज का रियल एग्जिस्टेंस है। तो आंसर क्या होगा? बी, स्पीशीज। यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स व्हिच यूनाइट टू इन लॉन्ग चेन टू फॉर्म प्रोटीन आर कॉल्ड। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम जिम्नोस्पर्म प्लांट। तो इनमें से जिम्नोस्पर्म प्लांट से क्या प्रोडक्ट निकाला जाता है? तो अगर चिलगोजा की बात करें तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द जिम्नोस्पर्म पाइनस जिरार्डियाना। पाइनस जियार्डियाना से चिलगोजा मिलता है, और पाइनस क्या है बेटा? एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हेट्रोसिस्ट सीन। तो हेट्रोसिस्ट किसमें होते हैं? फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन अलगी या साइनो बैक्टीरिया। और इनका काम क्या होता है? हेट्रोसिस्ट का नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेंगे ये। तो ब्लू ग्रीन अलगी का एग्जांपल इसमें से कौन सा है? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना। तो नॉस्टॉक और एनाबिना में हेट्रोसिस्ट पाए जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। इन C4 प्लांट द सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स। देखिए C4 प्लांट की बात की गई, तो C4 प्लांट में जो इनिशियल CO2 फिक्सेशन है, तो C4 प्लांट्स में जो C4 साइकिल होती है जिसको हैच एंड स्लैग साइकिल बोलते हैं, ये मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में कंबाइंड तरीके से चलती है। लेकिन जो इनिशियल CO2 फिक्सेशन है ये किसमें होता है? मीजोफिल सेल में। और कौन सा एंजाइम करता है? पेप्केज। तो मीजोफिल सेल में बाई पेप्केज, बाई पेप्केज एंजाइम। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, मीजोफिल सेल।
बंडल सीड सेल में रुबिस्को, आप जानते हैं कि C3 जो C4 प्लांट होते हैं इनमें C4 साइकिल मीजोफिल और बंडल शीट में चलती है। बंडल शीट सेल में C3 साइकिल चलती है जहां पर रुबिस्को CO2 को ट्रैप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस सीड्स बट नॉट द फ्लावर। सीड तो है लेकिन फ्लावर नहीं है, तो किसकी बात हो रही है? जिम्नोस्पर्म की। नेकेड सीडेड प्लांट। During Calvin cycle, the regeneration step requires how many ATP for one glucose molecule? तो अगर हम कैल्विन साइकिल की बात करें, इससे C3 साइकिल, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। तो जो रिडक्शन का स्टेप होता है, रिडक्शन में 2 ATP यूज होते हैं, और रीजेनरेशन के स्टेप में 1 ATP यूज होता है। लेकिन आपको पता है बेटा कि जब C3 साइकिल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल, आप देखते हैं C3 साइकिल में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, और 6 कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल कितनी बार चलेगी? 6 बार चलेगी। तो जब C3 साइकिल 6 बार रन करती है तब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि एक साइकिल में तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाइंड कराया जाएगा रुबिस्को से। तो यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? कौन से स्टेप की बात की गई है? रिडक्शन, रीजनरेशन स्टेप की बात की गई है क्वेश्चन में। तो रीजनरेशन स्टेप में जनरली 1 ATP यूज होता है जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कराते हैं एक साइकिल में, और हमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाएगा। इसका मतलब ये साइकिल 6 बार चलेगी, और 6 बार चलेगी तो 6 ATP यूज होंगे रीजनरेशन स्टेप में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में इस रीजनरेशन की जगह रिडक्शन पूछा जाता एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, तो रिडक्शन वाले स्टेप में 2 ATP यूज होते हैं, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने के लिए C3 साइकिल 6 बार चलेगी, और 6 बार चलेगी तो कितने ATP यूज हो जाएंगे रिडक्शन स्टेप में? 12। तो अगर इस क्वेश्चन में रिडक्शन पूछा जाता तो आंसर 12 हो जाता, रीजनरेशन पूछा गया इसलिए आंसर 6 होगा। In a flower in gynoecium occupies the highest position while the other parts situated below it. गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे है और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, ये कहाँ हैं? नीचे हैं। तो इस कंडीशन को नाम देते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, और फ्लावर कैसा होगा? हाइपोगाइनस फ्लावर। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसी हो जाएगी? सुपीरियर। तो इसका मतलब फ्लावर हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है, तो ऑप्शन बोथ A एंड C हो जाएगा बेटा, है ना। एग्जाम्पल हाइपोगाइनस फ्लावर के मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, तो ऑप्शन D करेक्ट होगा यहाँ पर। फ्लावर हाइपोगाइनस होगी, ओवरी सुपीरियर हो जाएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, सोल्यूशन कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ दीज। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डिपेंड किस पर करता है? सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर। तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। A C4 plant loses as much water as C3 plant for the same amount of CO2 fixed. तो C4 प्लांट जो है ये ट्वाइस एफिशिएंट होते हैं किसके कंपैरिजन में? C3 प्लांट के। C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एफिशिएंट देन C3 प्लांट इन मेकिंग शुगर। शुगर बनाने में जो C4 प्लांट है वो C3 प्लांट से ज्यादा डबल एफिशिएंट होते हैं, और ये जो वाटर यूज करते हैं C3 प्लांट के कंपैरिजन में हाफ यूज करते हैं। तो C4 प्लांट C3 प्लांट के कंपैरिजन में हाफ वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो आंसर क्या होगा बेटा? हाफ। द लाइफ साइकिल ऑफ अलगी सच एज स्पाइरोगायरा। तो मोस्ट ऑफ द अलगा जो है वो कौन सी लाइफ साइकिल शो करते हैं? हैप्लॉन्टिक।
मोस्ट ऑफ द अल्गा। अलगी क्या देते हैं? डिप्लॉन्टिक कौन सी अलगी शो करती है? फ्यूकस। फ्यूकस इज द अलगा विच शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हेप्लोडिप्लॉन्टिक में एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, एंड केल्प। तो एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और केल्प जो है ये हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। मोस्ट ऑफ द अलगा यानी कि स्पाइरोगायरा भी कौन सी शो करेगी? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगी। द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम। तो फ्लोएम जो शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है? देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, तो जो बन रहा है वो ग्लूकोज है। स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है? सुक्रोज के फॉर्म में। तो ये क्या है? मोनोसेक्राइड। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। और सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड है। तो फोटोसिंथेसिस में जो शुगर बन रही है, बन किस फॉर्म में रही है? ग्लूकोज के फॉर्म में। स्टोर्ड किस फॉर्म में हो रही है? स्टार्च के फॉर्म में। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रही है? डाइसेक्राइड। तो बनी मोनोसेक्राइड, स्टोर्ड हुई पॉलीसेक्राइड, और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रही है? डाइसेक्राइड के। द अमीनो एसिड विच प्ले अ मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो अमीनो एसिड हैं वो कौन से अमीनो एसिड एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं? तो सिग्निफिकेंट रोल कौन से अमीनो एसिड प्ले करते हैं? ग्लूटामिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 17A। और ग्लूटामिक एसिड बनते कैसे हैं? अल्फा ग्लूटारिक एसिड अमोनियम आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है? ग्लूटामिक एसिड। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा यहाँ पे। एडिंग सोल्यूट टू प्योर वाटर विल कॉज डेवलपमेंट ऑफ। अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम दैट इज 0। और इसमें अगर सोल्यूट मिलाएंगे तो वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज। तो एंजियोस्पर्म में जो प्रिंसिपल पाथवे है वाटर के ट्रांसलोकेशन का, ये कौन प्ले करता है? कौन प्ले करता है? सीप ट्यूब एलिमेंट्स, जाइलम वेसल सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम वेसल सिस्टम दैट प्ले अ मेजर प्रिंसिपल पाथवे फॉर वाटर ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोबैसिलस बैक्टीरिया अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने पढ़ा होगा कि एक प्रोसेस होती है डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? जो नाइट्रेट है ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। और डीनाइट्रिफिकेशन कराने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं? थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा नाइट्रेट टू नाइट्रोजन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अल्गल जनरा बोथ बिलोंग्स टू द फियोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ब्राउन अलगी। तो ब्राउन अलगी की अगर बात करेंगे तो इसमें लैमिनेरिया, डिक्टियोटा, फ्यूकस, एक्टोकार्पस ये सब आ जाएंगे। तो लैमिनेरिया एंड डिक्टियोटा दो ही ऑप्शन दिए हैं, दो एग्जाम्पल दिए, तो सी हो जाएगा बेटा आंसर। सार्गेसम भी आता है। 22, इन अ माइन्यूट नॉर्मल मैन इन अ मिनट नॉर्मल मैन रिस्पायर्स। एक मिनट में मैन कितना रिस्पायर करता है? कितनी बार? 16 टाइम्स, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। तो एक मिनट में नॉर्मल मैन 12 से 16 बार रिस्पायर करता है। बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। तो बीओडी होता क्या है? जैसे 1 लीटर वाटर है और उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरह से ऑक्सीडाइज करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया जितना ऑक्सीजन का कंपोजिशन करते हैं दैट इज कॉल्ड बीओडी। तो बीओडी क्या है बेटा? टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन इवोल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि एरोबिक बैक्टीरिया 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का जितना कंजम्पशन करेंगे दैट इज कॉल्ड बीओडी।
तो काउ डंग इज अप्रोप्रिएटली यूज्ड एज, तो काउ डंग का जो यूज है अप्रोप्रिएटली तरीके से किसमें किया जाता है, मैन्योर्स में, खाद में। द फाइब्रस टिश्यू विच कनेक्ट द टू बोन्स, तो बोन, दो बोन को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लिगामेंट्स। आपने पढ़ा भी है BLB, बोन टू बोन क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं। Which of the following floral appendages are generally green leaf like and protect the flower in the bud stage? तो अगर कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स जो है वो बर्ड स्टेज में क्या करता है, बर्ड को पूरी तरह से कवर करता है, प्रोटेक्शन करता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है, ग्रीन है और प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलिक्स। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू आइटम्स मीन वन एंड दैट द सेम थिंग्स, मतलब करेक्ट मैचिंग करानी है। तो मैलियस एनविल, मैलियस एनविल जो शेप है ये किसका होता है, इनकस का, और मैलियस का शेप कैसा होता है, हैमर। तो पहला तो गलत हो गया। एसेनोड पेसमेकर ये सही है बिल्कुल, और यही आंसर ही होगा, ल्यूकोसाइट, हाँ बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। हीमोफीलिया ब्लड कैंसर का होता है, इसमें WBCs का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो जब STP आपने पढ़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो उसमें दो टाइप के ट्रीटमेंट थे, एक फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। फिजिकल ट्रीटमेंट को हम प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। तो जो फिजिकल ट्रीटमेंट है जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है, इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में किसको रिमूव करते हैं, फ्लोटिंग डेब्रीज को, फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव किया जाता है, और सेडिमेंटेशन में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या जो ग्रिट हैं उनको सेपरेट किया जाता है, ग्रिट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो अब हमसे कह रहे हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है सेडिमेंटेशन से रिमूव किए जाएंगे, एंड सेडिमेंटेशन इज द पार्ट ऑफ फिजिकल एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा बेटा। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज, तो माइक्रोब्स का यूज हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में करते हैं, क्योंकि आप देखते हैं एरेशन टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो माइक्रोब्स का यूज किसमें किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एरोबिक मसल्स, जो एरोबिक मसल्स हैं इनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। सच मसल्स कंटेन्स रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट्स कॉल्ड मायोग्लोबिन, ये बात सही है। सच मसल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये बात भी सही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेड फाइबर्स, तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, तो लिवर की जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, हिपैटिक लोब्यूल्स। इन पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस एंड हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड बाई, तो पैंक्रियाज कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, ठीक है, हेट्रोक्लाइन ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है। आप जानते हैं इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है। तो दो टाइप की सेल्स हो गई, तो डिफरेंट सेल्स होंगी। अगर आप पैंक्रियाज की बात करें तो इसमें जो जूस है, पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक एसिनाई की एसिनल सेल से निकलता है। पैंक्रियाटिक एसिनाई, इसमें क्या होती हैं, एसिनर सेल्स, और ये क्या रिलीज करती हैं, पैंक्रियाटिक जूस। और हार्मोन्स कौन रिलीज करते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 1 से 2% पार्ट होते हैं, और पैंक्रियाटिक एसिनाई 98 to 99% होते हैं। तो दो डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो ये सिक्रीट कर रही हैं। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में भी आप जानते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन सिक्रीट करते हैं और बीटा सेल इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 33, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग इन मैन, अभी मैंने आपको बताया 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। फ्लॉक्स प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ द सीवेज कंप्राइजेस, तो जो फ्लॉक्स होता है
This is masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh-like structure. To form mesh-like structure. यानी फ्लॉक्स क्या है, जो बैक्टीरिया है ये फंगल फिलामेंट से एसोसिएट हो जाते हैं और एक जाल ऐसा मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फ्लॉक्स का आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाइट्रेट प्लस ऑक्सीजन गिव नाइट्राइट। ये नाइट्राइट है बेटा, दिस इज नाइट्राइट एंड दिस इज नाइट्रेट। तो नाइट्राइट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और क्या बन रहा है? नाइट्रेट। द स्टेप इज कैरीड आउट बाई, कह रहे हैं कि ये स्टेप कौन कराता है? तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहले अमोनिया किसमें कन्वर्ट होती है? नाइट्राइट में। और नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट में। तो अमोनिया जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है तो यहां पर दो बैक्टीरिया यूज होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। और जब नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो यहां पर एक बैक्टीरिया यूज होता है, नाइट्रोबैक्टर। तो भाई आंसर देख लें क्या होगा इसमें। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है ना, तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा बैक्टीरिया होगा? नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पार्ट 2 के क्वेश्चंस यहां से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अमीनो एसिड इज फॉल्स। तो अमीनो एसिड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर ऑफ मेनी अमीनो एसिड। तो जब अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेसिस पर नहीं क्लासिफाई किया गया। किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया? एल्काइल ग्रुप के बेसिस पर। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है और हमसे फॉल्स पूछा है बेटा क्वेश्चन में, तो फॉल्स स्टेटमेंट इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एविडेंस फॉर द टेम्पलेट थ्योरी ऑफ द एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन की जो टेम्पलेट थ्योरी है उसके लिए सबसे बेस्ट एविडेंस क्या है? तो कंपाउंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द सबस्ट्रेट इनहिबिट द रिएक्शन। बिल्कुल सही, जो कंपाउंड सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के सिमिलर होते हैं वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन शो करते हैं और इनहिबिट कर देते हैं रिएक्शन को। किसकी बात हो रही है यहां पर? कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बेटा। मैच करना है आपको, मैच करा करके आंसर बताना है कौन सा होगा। तो यहां पर देखें, वीट की कौन सी वैरायटी है? हिमग्री। चिली की पूसा सदाबहारा, कॉलीफ्लावर पूसा सुब्रा एंड काउपी पूसा कोमल। तो मैच करा लें। ए क्यू, बी आर, सी एस एंड डी पी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रो प्रोपेगेशन इज, तो माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है? द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, the formation of alternate resources of the protein for animal and human nutrition, the classical breeding crops which higher level of vitamins and minerals of higher protein and healthy fats, large scale culturing of mushrooms। तो माइक्रो प्रोपेगेशन की जो डेफिनेशन है that is method of producing thousands of plant through tissue culture। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। if a tall plant is crossed with a dwarf plant and obtained progeny is half tall and half dwarf plant, then the genotype of the progeny is। अब टाल प्लांट को क्रॉस कराया जा रहा है डॉर्फ प्लांट से। प्योर टाल प्लांट तो कहा नहीं गया, टाल प्लांट लिया गया है, तो हम कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करा देंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो ये दो टाइप के गैमेट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये एक ही टाइप के गैमेट बनाएगा। अब आप प्रोजनी बना लें, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जो प्रोजनी होंगी दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ऑप्शन
बी हो जाएगा बेटा। इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, द नेचर ऑफ द प्रोजनी विल बी। जो क्रॉस किया जा रहा है ये दोनों होमोजाइगस हैं, लेकिन एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि इनका जब क्रॉस कराया गया तो प्रोजनी में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जीनोटिपिकली ए, फिनोटिपिकली ए। जीनोटिपिकली ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड फिनोटिपिकली स्मॉल ए। जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए एंड फिनोटिपिकली कैपिटल ए। तो पहले देखिए बेटा, जब इनका क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस में ये कैपिटल ए ये स्मॉल ए, तो प्रोजनी जो होगी दैट विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए। और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले दो ऑप्शन है। डोमिनेंट कौन सा है? कैपिटल ए। जो डोमिनेंट होता है फिनोटिपिकली उसी के कैरेक्टर दिखते हुए हैं, तो फिनोटिपिकली कैपिटल ए दिखेगा। स्मॉल ए रेसेसिव है इसलिए ये नहीं दिखेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए बट फिनोटिपिकली कैपिटल ए। मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो मैच कराते बेटा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर, मायस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। टिटैनी में वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और गाउट में इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स होता है। ठीक है, तो अब इसको मैच करा लेंगे। A3 से मैच करेगा, B2 से, A3 से मैच करेगा, B2 से C1, D4 एंड E5। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं व्हेन अ टाल प्लांट विद राउंड सीड्स कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r is crossed with a dwarf plant with wrinkled seed small t small r. The generation consists of a tall plants with round seed. How many types of gametes an plant would produce? How many types of gametes a plant would produce? तो एक प्लांट कितने गैमेट को प्रोड्यूस करेगा? तो जैसे कौन कौन से प्लांट हैं? एक है कैपिटल T कैपिटल R और दूसरा स्मॉल t स्मॉल r। क्या इसमें कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन है? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2 to the power 1। तो जो प्लांट्स हैं उनमें कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, 2 to the power 1 और यहां पर भी 2 to the power 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं कि व्हेन अ टॉल प्लांट विद राउंडेड सीड इज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ प्लांट विद रिंकल सीड, द जनरेशन कंसिस्ट ऑफ अ टॉल प्लांट विद राउंडेड सीड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स एन प्लांट वुड प्रोड्यूस? तो पहले ये कौन सा प्लांट है? कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड डॉर्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड। तो पहले तो देख लेते हैं, और इन्हीं प्लांट्स के बारे में पूछा है कि ये कितने टाइप के गैमीट्स बना रहे हैं। तो बेटा जो कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r है, इसमें कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है। और आप जानते हैं कि गैमीट फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n। n क्या है यहाँ पर? हेट्रोजाइगस कंडीशन। कितने हेट्रोजाइगस हैं? क्या इसमें कोई हेट्रोजाइगस है? नहीं है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो 2 to the power 0 का मतलब 1। केवल एक टाइप का गैमीट बनाएगा, और कौन सा गैमीट बनाएगा? ये कैपिटल T कैपिटल R। तो ये प्लांट भी केवल एक टाइप का गैमीट बना रहा है। और इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2 to the power n। कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन स्मॉल t स्मॉल r में भी नहीं है, तो n की वैल्यू यहाँ पर भी 0 हो जाएगी। 2 to the power 0 ये भी 1 आ जाएगा। तो ये कौन सा गैमीट बनाएगा? स्मॉल t स्मॉल r। तो ये प्लांट भी एक टाइप का गैमीट बना रहा है और ये प्लांट भी एक टाइप का गैमीट बना रहा है, और यही क्वेश्चन में पूछा भी गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट अ प्लांट वुड प्रोड्यूस? तो एक प्लांट तो एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करना है ना। टॉल प्लांट विद राउंड सीड, ये भी एक टाइप का गैमेट बना रहा है। डॉर्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड, ये भी एक टाइप का गैमेट बना रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1 टाइप। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़ करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। बिल्कुल सही, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। किसमें? बैक्टीरिया, आरबीसी, प्रोटोजोन एंड स्पर्म। इन 1938
Matthias Leiden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cell which form the tissue of the plant. देखिए ये स्लाइडन की हाइपोथेसिस है, लेकिन ईयर गलत है। क्या 1938 में दिया था स्लाइडन ने ये हाइपोथेसिस? नहीं। किस ईयर में दी थी? 1838 में। किस ईयर में दी थी? 1838। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, थियोडर सॉन, in 1939 a British zoologist studied different type of animal cell and reported that the cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। ये बात सही है, सॉन ने सेल हाइपोथेसिस दी थी, लेकिन ईयर यहां पर भी गलत है। किस ईयर में दी थी? 1839। इसीलिए दोनों को मिलाकर के सेल थ्योरी कहा गया, 1838 और 1839। तो सेकंड यानी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। Rudolf Virchow first explained that the cell divides and new cells are formed from the pre-existing cell। इसी को तो बोलते हैं ना omnis cellula e cellula, है ना, लॉ ऑफ लीनिएज और कॉमन एंसेस्ट्री। तो इसका मतलब ये फोर्थ भी सही है, 1 भी सही है, 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। तो 2 एंड 3 बेटा बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए और इनको देख करके बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन सम प्रोकैरियोटिक्स लाइक cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment and help in the photosynthesis। जो photosynthetic बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करती है और इनफोल्डिंग से क्रोमैटोफोर्स बनाती है जिनका पिगमेंट स्टोर होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक जो साइनोबैक्टीरिया है इसके क्रोमैटोफोर्स यूकैरियोटिक सेल के प्लास्टिड के सिमिलर है। Bacterial cell may be motile or non-motile. If motile, they have a thick filamentous extension from their cell membrane called flagella। बात तो सही है, लेकिन जो filamentous extension है ये thick नहीं होते। ये कैसे होते हैं? लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। thick filamentous extension नहीं है, कैसे हैं? thin filamentous extension होते। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया बी। How many different types of gametes can be formed by F1 progeny रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्रॉस कैपिटल टी। ये गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर दिए गए, तो इनका जो क्रॉस होगा इनके क्रॉस से जनरेशन बनेगी और उस जनरेशन में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे ये हमें बताना है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर देखें हेटेरोजाइगस कंडीशन दो जगह है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो गैमेट्स कैसे निकालेंगे आप? गैमेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। हेटेरोजाइगस 2 है तो 2 टू द पावर 2 यानी कितने गैमेट्स हो गए? 4 गैमेट्स। तो आंसर ए हो जाएगा। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन व्हाट कुड बी करेक्ट सीक्वेंस। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू द सार्कोप्लाज्म, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन गैस, यही तो सबसे पहले होता है एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। तो सबसे पहला हो गया बी। फिर उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम आयन रिलीज होंगे सार्कोप्लाज्म से, सेकंड। देन स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन, स्लाइडिंग तो बाद में होगी, पहले क्या होगा? क्रॉस ब्रिज बनेगा, यस। तो बी ए, थर्ड नंबर पे डी हो जाएगा और फोर्थ नंबर पे सी हो जाएगा। स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट ओवर ईच अदर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ए एफ हेक्सले एंड एच ई हेक्सले। तो सबसे पहले बी है, फिर उसके बाद ए है, फिर उसके बाद डी है और फिर उसके बाद सी। तो बी ए डी सी होगा बेटा, बी ए डी सी, फोर्थ ऑप्शन बी ए डी सी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियम फ्लैजिलम विच एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल सरफेस। देखो आप जानते हैं जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट होते हैं ना, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। हुक कनेक्ट करती है, हुक वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे थिकेस्ट पार्ट है। तो जो फिलामेंट है इट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, बात सही है बिल्कुल। फ्लैजिलम, बैक्टीरिया फ्लैजिलम विच एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल सरफेस, जो एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से बाहर की तरफ, है ना, सेल सरफेस से बाहर की तरफ एक्सटेंड करता है, बाहर से सेल सरफेस की तरफ एक्सटेंड नहीं कर रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा ये। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है?
ये स्टेटमेंट यहां तक सही है बिल्कुल। उसके बाद करें कि एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड टू द सेल सरफेस, नहीं, दे एक्सटेंड फ्रॉम सेल सरफेस टू आउटसाइड, इसलिए इनकरेक्ट हो गया। द पिलाई आर द इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बाकी तीनों करेक्ट होंगे। फिम्बरी, दे आर स्मॉल ब्रिशल लाइक स्प्राउटिंग ऑफ द सेल। पिलाई और फिम्बरी का फंक्शन क्या है? अटैचमेंट, ठीक है। दे डोंट प्ले एनी रोल इन लोकोमोशन। इनका काम क्या है? होस्ट टिश्यू से बैक्टीरिया को अटैच करा देना, या फिर किसी स्ट्रीम में, जो स्ट्रीम है वाटर फ्लो कर रहा है वहां पर रॉक की सरफेस से बैक्टीरिया को अटैच कराना। इन सम बैक्टीरिया पाइली एंड फिम्बरी आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया विद रॉक स्ट्रीम एंड, ये वही बात है, सारे पॉइंट सही है। बैक्टीरिया शो रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, तो ये भी सही है। बी सी डी सही है, इनकरेक्ट केवल ए है बेटा। 49, इसमें भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हाइड इज प्रेजेंट इन द एट द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ पर नहीं होती बेटा, हाइड कहाँ होती है? फ्लोर पर होती है, तो ये गलत हो गया। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाई, ये बात सही है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस, पहली वर्टिब्रा कौन सी होती है? एटलस होती है, तो ये भी गलत हो गया। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द डॉर्सल मिडलाइन, स्टर्नम किस साइड होती है? वेंट्रल साइड होती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। वर्टिब्रा कॉलम इज अ डॉर्सली प्लेस, ये सही है। तो 3 गलत हैं, 2 सही हैं। कौन कौन से गलत हैं? बी, ए, बी एंड डी। तो ए बी डी बेटा बी ऑप्शन में है। ए इनकरेक्ट है, नहीं बी नहीं इनकरेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, बी तो सही है ना। सी इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, ई सही है। तो ए सी डी होगा ना, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए सी एंड डी। Question number 50, which are the nephrons wherein the majority of the nephrons the loop of Henle is too short and extended only very little into the medulla। तो अगर लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है तो किसकी बात हो रही है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर कितना होता है? 80 से 85%। कितने बताइए? 80 to 85%। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं इनका नंबर कितना होता है? 15 से 20%। तो यहां लिख सकते हैं हम 15 to 20%। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला तक काफी अंदर तक डीप करता है, एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये काफी शॉर्ट होता है। 51 क्वेश्चन पर, अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप डेवलप्ड इन द इंडिया बाय क्रॉसिंग बिटवीन हिसारडेल। तो हिसारडेल जो है ये ब्रीड बीकानेरी यूज एंड मरीनो रैम्स, किसके बीच क्रॉस ब्रीडिंग से बनी है? बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम्स। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन इज कैरीड आउट बाय, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है जो नाइट्रेट है इसको वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना। तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना डीनाइट्रिफिकेशन, और ये 2 बैक्टीरिया कराते हैं, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। अरे नहीं, ये नहीं, ए नहीं, थायोबैसिलस एंड स्यूडोमोनास। यस, डी ऑप्शन, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या कंडीशन होती है कि जो मदर का ब्लड है ये कैसा है? RH नेगेटिव, और इसमें जो फीटस ग्रो कर रहा है इसका ब्लड कैसा है? RH पॉजिटिव। और इस कंडीशन में क्या होता है? जॉन्डिस भी हो सकती है, इट मे बी फेटल फॉर द फीटस टू, एंड इट वुड कॉज अ सीवियर एनीमिया। तो फीटस में जॉन्डिस कॉज करा सकता है, फीटस के लिए फेटल हो सकता है, और सीवियर एनीमिया भी करा सकता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, तो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो कैसा होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, या इसी को क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया का यूज भी होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, अभी मैंने बताया था कि CO2 का ट्रांसपोर्ट 3 फॉर्म में हो सकता है। 70% बाइकार्बोनेट, 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के थ्रू, और 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व स्टेट के थ्रू। तो डिजॉल्व प्लाज्मा से भी होता है, सोडियम कार्बोनेट से भी होता है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से भी होता है। डी ऑप्शन क्या है? पार्शली डिजॉल्व इन द, हाँ क्योंकि प्लाज्मा स्टेट से तो कम हो रहा है ना, केवल कितने परसेंट? 7%। एंड पार्शली इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम से कितने परसेंट हो रहा है? लगभग 70%। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही माना जाएगा, डी। कॉर्डी टेंडिनी आर फाउंड इन द, जो कॉर्डनी टेंडिनी है ये कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि जब
एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया का ब्लड किस में आता है, वेंट्रिकल में, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल से जो ब्लड है ये एओर्टा में जाता है और पल्मोनरी आर्टरी में। लेकिन वेंट्रिकल की जो वॉल है ये काफी ज्यादा थिक होती है क्योंकि इसमें पैपिलरी मसल्स होती है, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको ब्लड तो पूरी बॉडी में पहुंचाना है, खासतौर से कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स हैं, जो वॉल है, वो बहुत ज्यादा थिक होंगी। तो ये जो कॉर्डी टेंडनी होती हैं, इनका काम क्या होता है, दे प्रिवेंट ओवर टर्निंग, प्रिवेंट ओवर टर्निंग ऑफ bicuspid and tricuspid valve, bicuspid and tricuspid valve during ventricular systole। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि वेंट्रिकल के सिस्टोल होने से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी यानी एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है, और स्पेशली किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं, इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से ये ओपन हो सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन, मतलब एट्रिया की तरफ, और अगर एट्रिया की तरफ ओपन हो गए तो वेंट्रिकल का ब्लड वापस किसमें चला जाएगा, एट्रिया में। इसीलिए जो कॉर्डी टेंडनी है, ये कॉर्डी टेंडनी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से अटैच रहते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व को ओवरटर्न नहीं होने देते, मतलब एट्रिया में ओपन नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो कहां पर पाए जाएंगे, हमसे फंक्शन नहीं पूछा गया, बस क्या पूछा गया कि कॉर्डी टेंडनी आर फाउंड इन तो वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट के वेंट्रिकल्स। ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होता है, लेकिन ये कैविटी है जिसमें क्या भरा होता है, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Conversion of ammonia to nitrite by a microbe is NH3। नाइट्राइट, अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये एक स्टेप में नहीं होता। आप जानते हैं पहले अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट में, NO2 माइनस, और फिर नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होता है, NO3 माइनस में, है ना। तो यहां पर दो बैक्टीरिया यूज होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोकॉकस एंड नाइट्रोसोमोनास, और यहाँ पर एक बैक्टीरिया यूज होता है, नाइट्रोबैक्टर। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन, हाँ नाइट्रिफिकेशन, क्या नाम देते हैं इसको, नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन है ऑप्शन में, यस, ए इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द चेंबर ऑफ द ह्यूमन हार्ट विच हैज द थिकेस्ट वॉल। तो मैंने अभी आपको बताया था जब कॉर्डी टेंडनी के बारे में बता रहा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक है, क्योंकि यहां से ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा एओर्टा के थ्रू, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा इसमें। आंसर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, थिकेस्ट वॉल पूछा गया। अमीनो एसिड आर मोस्टली सिंथेसाइज फ्रॉम, तो जो अमीनो एसिड है वो किससे सिंथेसाइज होते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड से। A doctor advises a person to have more meat, butter, milk, eggs in his diet. The person is, अब देखो चाहे मीट की बात हो, बटर की बात हो, मिल्क की बात हो, एग की बात हो, ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोटीन। मतलब जिस पर्सन को एडवाइस किया जा रहा है उसमें प्रोटीन की कमी है, केवल प्रोटीन की कमी है, तो इसका मतलब वो पर्सन किससे सफर कर रहा होगा, क्वाशियोरकर डिजीज, सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकर डिजीज। प्रोरेनिन इज प्रोड्यूस बाई, तो प्रोरेनिन को प्रोड्यूस करती है कौन सी सेल, जाइमोजन सेल। इन्हीं का और क्या नाम है, इनको पेप्टिक या चीफ सेल भी कहा जाता है। और ये खाली जाइमोजन नहीं, दो एंजाइम रिलीज करती है ना, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन दोनों कहां से रिलीज होते हैं, जाइमोजन सेल से, गैस्ट्रिक ग्लैंड। लिवर ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ, तो रैबिट का जो लिवर है उसमें कितने लोब होते हैं, तो अगर आप याद रखेंगे तो लिवर को ऐसे याद रखें बेटा, 235, 235, दो लोब किसमें है, ये लिवर लोब की बात हो रही है, लिवर लोब। तो दो लोब किसमें है, ह्यूमन में, तीन लोब किसमें होंगे, फ्रॉग में, और 5 लोब किसमें होंगे, रैबिट में। तो हमसे रैबिट ही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो रैबिट में कितने लोब हो जाएंगे, 5 लोब।
यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल के बने होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी शो करते हैं, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द लाइफ, जैसे रिप्रोडक्शन हुआ, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब एक ही सेल में होता है। तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, किसके फॉर्म में स्टोर होता है? इंक्लूजन बॉडीज। कौन कौन सी होती हैं? ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स। और क्या है? गैस वैक्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ठीक है। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स इंक्लूजन बॉडीज में के एग्जाम्पल है, और रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोट्स में इसी में ही स्टोर होता है। और ये भी नॉन मेम्ब्रेनस है। कैसे हैं ये? नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन नहीं है। यूरिथ्रा वेजाइना एंड इसोफेगस हैव अ कॉमन इनर लाइनिंग ऑफ, तो ये जो यूरिथ्रा वेजाइना और इसोफेगस है, एक्चुअली ये कंपाउंड एपिथेलियम के एग्जाम्पल, और कंपाउंड एपिथेलियम के भी तो दो पार्ट होते हैं ना, स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड के भी तीन पार्ट थे, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल और स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। तो ये जो है ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के एग्जाम्पल है, और उसमें भी आपने पढ़ा था स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस के भी दो पार्ट थे, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड में आपने पढ़ा था स्किन की जो बाहर वाली कवरिंग होती है, स्ट्रैटम कॉर्नियम, और वेजाइना, यूरिथ्रा, इसोफेगस में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, लेकिन किस टाइप की? नॉन केराटिनाइज्ड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे हैं कि एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल इज कंपोज्ड ऑफ, ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है वो किसकी बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के तीन एग्जांपल भी आपको बताए गए थे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर फिल्ड सैक ऑफ लंग्स जिनको एल्वेलाइज कहा जाता है, और वॉल ऑफ वोमेन कैप्सूल। तो हमसे ब्लड वेसल की बात की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अब ये मैच कराना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉकरोच में क्या होगी? गिजर्ट, अर्थवॉर्म में क्लाइटेलम, फ्रॉग में क्लोएका एंड रैट में सीकम। मैच करा लेंगे, आंसर मिल जाएगा A3B1, A3B1, C4 एंड D2, बी ऑप्शन। कनेक्टिव टिश्यू इज, अब आपको बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल। कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल। विदाउट इंटरसेलर स्पेसेस नहीं, विद इंटरसेलर स्पेसेस। तो मीजोडर्मल ओरिजिन है विद इंटरसेलर स्पेसेस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। एन एपिथेलियल टिश्यू which has a thin and flat cells, thin and flat cell, तो इसका मतलब किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है? फ्लैट सेल्स। स्क्वैमस एपिथेलियम अरेंज्ड H to H, बिल्कुल H to S आपस में कनेक्टेड है, एंड अपीयर्स लाइक द क्लोजली पैक्ड टाइल्स। टाइल्स भी कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, फ्लैट सेल्स की तरह दिखते हैं बिल्कुल। तो ये किसमें होगा? लाइनिंग ऑफ स्टमक। स्टमक मतलब ये जो इंडिकेशन है ये हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, जो लाइनिंग इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है, इसमें कौन सी एपिथेलियम होती है? कॉलमनर। आउटर सरफेस ऑफ ओवरी, जर्मिनल एपिथेलियम का एग्जांपल आपको याद करवाया गया था क्यूबॉइडल एपिथेलियम में, है ना। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आपने कई सारे एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ ग्लैंड, है ना। और तीसरा क्या था? जर्मिनल एपिथेलियम। तो टेस्टिस और ओवरी की एपिथेलियम कैसी होती है? क्यूबॉइडल। तो इसका मतलब ये किसकी बात हो गई? क्यूबॉइडल। इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब सीलिएटेड एपिथेलियम होती है यहाँ पर। और कहाँ होती है? ब्रैंक्यूल्स में, विच हेल्प इन द मूविंग द पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये जो इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स है, इसमें याद रखेंगे कौन सी एपिथेलियम होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स में स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसको मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी से नहीं कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कंपाउंड एपिथेलियम होती है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में है नहीं बेटा, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स स्क्वैमस एपिथेलियम, ये कहीं बाहर का क्वेश्चन है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, बी ऑप्शन हो जाए। हाइब्रिड ब्रीड ऑफ शीप इज, तो ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, हिसारडेल किसकी क्रॉस ब्रीड है? बीकानेरी यूज एंड मेरिनो रैम्स।
In maize, high aspartic acid, small content of nitrogen and sugar provide the resistance against stem borers. 1 gram of fat produces 4.1 kilocalorie of chemical energy, 9.45 kilocalorie of chemical. Yes, ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू दी, कौन सी दी गई है? फिजियोलॉजिकल वैल्यू। और फैट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती भी यही है, कितनी? 9.45। कैलोरीफिक कितनी होती है? 9 होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि फैट के लिए ही पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या। क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग आर आर वाई वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई कंपोजिशन विल यील्ड प्लांट विथ। तो गैमेट्स बना बेटा, इसके क्या गैमेट्स होंगे? केवल एक टाइप का गैमेट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसके क्या गैमेट्स होंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉस करा देंगे, तो क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर और कैपिटल वाई डोमिनेंट है, तो इसका मतलब कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है? राउंड को, ये डोमिनेंट है। और वाई बेटा येलो को। तो राउंड एंड येलो सीड होगा ना, तो राउंड एंड येलो सीड हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड प्लांट कैसा है? ट्राई हाइब्रिड प्लांट फॉर्म 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट एंड 16 डिफरेंट। अच्छा, ट्राई हाइब्रिड प्लांट का ऐसे लिख सकते हैं ना हम, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ट्राई हाइब्रिड है ये। और अगर ये ट्राई हाइब्रिड है तो इसका मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन 3 हो गई बेटा। तो हम नंबर ऑफ गैमेट कैसे निकालेंगे? इसमें 3 हेटेरोजाइगस है ना इसमें, ट्राई हाइब्रिड में। नंबर ऑफ गैमेट्स दैट विल बी 2 to the power n। और हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है यहाँ पर? 3 है, n इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब अगर 2 to the power 3 करेंगे तो गैमेट्स का नंबर आ गया 8। तो पूछा क्या है बेटा? गैमेट्स तो आ गए 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तीनों में 8 गैमेट्स। आगे क्या है? जाइगोट भी बताने हैं। तो जाइगोट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ जाइगोट, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 4 to the power n। तो गैमेट निकालने का फॉर्मूला 2 to the power n है, और जाइगोट निकालने का फॉर्मूला 4 to the power n है। और अगर 4 to the power n है यहाँ पर, तो n क्या होता है? हेटेरोजाइगस। कितने हेटेरोजाइगस हैं? 3। तो 4 to the power 3 करेंगे तो 4 into 4 into 4 कितना आ जाएगा? 64। 16 into 4 64। तो 64 डिफरेंट टाइप के जाइगोट्स बनेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मियोसिस रिजल्ट्स इन। मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में सेम रहते हैं और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। सेम नहीं होगा, डबल तो होंगे ही नहीं, 1/4 भी नहीं होगा। माइटोसिस इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, ऑल प्लांट्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गन। तो सबसे सही ऑप्शन क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गन हैं इन सब में माइटोसिस हो रही है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपीयर इन। तो आप पढ़ते हैं कि जो मियोसिस 1 है, इसमें प्रोफेज 1 में 5 स्टेप हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये अपीयर होता है, ये बनता किसमें? जाइगोटीन में। जाइगोटीन में क्या बनेगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। पैचिटीन में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, या हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और डिप्लोटीन में क्याज्मीटा बनते हैं। तो हमसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की बात की गई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन। तो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, ग्राउंड टिश्यू में 2 चीजें नहीं होती बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ सीपीपी दैट इज कॉर्टेक्स पेरीसाइकिल एंड पिथ। और आप जानते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ प्लांट में कौन कौन सी होती है? रूट में भी, स्टेम में भी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरीसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल और फिर पिथ। तो ग्राउंड टिश्यू में सीपीपी है, यानी कॉर्टेक्स है, पेरीसाइकिल, पिथ है, तो क्या नहीं है? एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल नहीं होंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉर कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम ये किसके टाइप्स होते हैं बेटा? लेटरल कैम्बियम। इनको सिलिंड्रिकल कैम्बियम भी कहा जाता है।
नंबर ऑफ सेल्स ऑब्टेन बाय मियोसिस, तो मियोसिस के बाद एक से कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनती। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर्स इन एनाफेज 1, इनमें से कौन सा एनाफेज 1 में नहीं हो रहा है। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल क्योंकि अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर के, ये भी होगा। पोलवर्ड्स मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी होता है, लेकिन सेंट्रोमेयर का डिवीजन नहीं होता है। सेंट्रोमेयर का डिवीजन कब होता है, एनाफेज 2 में। किसमें होता है, एनाफेज 2 में। तो पूछ रहा है कि कौन सा नहीं हो रहा है, बस यही नहीं हो रहा है, डी नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि किसमें होगा, एनाफेज 2 में। और पूछा किसके लिए गया, एनाफेज 1 के लिए। इन मियोसिस डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स ड्यूरिंग, अभी जो पहले क्वेश्चन में बताया वही होगा, एनाफेज 2 में। सेंट्रोमियर का डिवीजन किसमें होता है, एनाफेज 2 में। ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस एंजाइम हेक्सोकाइनेज चेंजेस ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है, हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज का एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब आगे क्या है, हेक्सोकाइनेज इज इनहिबिटेड बाय। अब हेक्सोकाइनेज को कौन इनहिबिट करता है, तो इसके लिए एक मैकेनिज्म होती है। जैसे अगर इसको एक रिएक्शन मान लें, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, तो ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट उस रिएक्शन को कैरी करने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर दे तो उसको फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। तो यहां पर फीडबैक इनहिबिशन होगा। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इनहिबिट एंजाइम, और अगर एंजाइम इनहिबिट होगा तो प्रोडक्ट बनना भी बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दे रहा है। तो इस टाइप के इनहिबिशन को नाम देते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो आंसर ए होगा। एंजाइम कैटलाइजिंग ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल रीअरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक ग्रुपिंग विदाउट ऑल्टरिंग मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ एटम्स। मतलब मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स नहीं चेंज हो रहा है। तो आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ते ना केमिस्ट्री में, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो एटम का नंबर भी सेम होगा, बस स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो कौन सा एंजाइम कराएगा, आइसोमरेज। आइसोमरेज। एराक्योडेनिक एसिड हैज, एराक्योडेनिक एसिड में 20 कार्बन होते हैं और इस 20 कार्बन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका कार्बन इंक्लूडेड होता है। तो 20 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, बी ऑप्शन हो जाएगा। is the efferent arteriole emerging from the glomerulus forming the fine capillaries network around renal tubule। तो efferent arteriole से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज निकलती हैं। कौन सी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज निकलती हैं, और ये क्या करती हैं, फाइन कैपिलरीज नेटवर्क बनाती हैं रीनल ट्यूब्यूल में। तो पैरा नहीं होगा, कौन सा होगा, पेरीट्यूबुलर। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इज द efferent arteriole emerging from the glomerulus forming a fine capillary network around the renal tubule। Select the incorrect statement। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़ करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते बेटा, द प्रोकैरियोटिक सेल आर द रिप्रेजेंटेड बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। The prokaryotic cells are genetically smaller and multiply at slower rate than the eukaryotic cell। देखो स्मॉल तो होती है लेकिन रैपिड बहुत तेज, मतलब डिवाइड बहुत रैपिडली करती है, और इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एट स्लोअर रेट। गलत हो गया ना। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली स्मॉलर है, यूकैरियोटिक सेल लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करती है, रैपिडली, रैपिड रेट, फास्टर रेट से करती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। The four basic shapes of the bacteria are bacillus, coccus, vibrio and spirillum। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो वहां बैक्टीरिया के आपको 4 शेप बताए जाएंगे, और यही 4 शेप होते हैं, रॉड लाइक, स्फेरिकल, कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरल। तो थर्ड स्टेटमेंट भी तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। फोर्थ क्या कह रहे हैं, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली डिफरेंट, हेंस प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ शेप एंड फंक्शन। बात सही लिखी है लेकिन जरा ध्यान से पढ़े, इसमें कह रहे हैं कि जो फंडामेंटली डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वहां पर कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है ही नहीं, तो डिफरेंट कैसे हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली डिफरेंट नहीं, फंडामेंटली सिमिलर, फंडामेंटली सिमिलर।
तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन 2 एंड 4 है, सी आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2 और 4 इसमें दिया हुआ है और 2 और 4 इनकरेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन एक्टिव रोल इन द रास मैकेनिज्म। अब पता है, देखो इस रास का राज क्या है, इस रास का राज तभी बता पाओगे जब वो डायग्राम बनेगा किडनी वाला, और वो डायग्राम कई स्लाइड्स पीछे है, तो वापस चलते हैं। हाँ ये 73। इसमें अगर आप देखें तो ए कौन सी ग्लैंड दिख रही है आपको, देखो इस क्वेश्चन पर ध्यान ना दो, ये डायग्राम उस क्वेश्चन का है जो अभी हम लोग कर रहे थे। इसमें ए क्या है, ए इज द रीनल एड्रीनल ग्लैंड। ए कौन सी है बेटा, एड्रीनल ग्लैंड है, ए एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स और मेडला होता है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि क्या रिलीज करते हैं, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। और आपको पता है एल्डोस्टेरॉन का काम सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन है। दूसरा अगर देखें इसमें किडनी, डी, दिस इज किडनी, डी क्या है, किडनी है। और आप जानते हो किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स होता है, जहां पर क्या होती है, जे जी सेल्स, और जे जी सेल क्या रिलीज करती हैं, रेनिन। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, रेनिन है ना, रेनिन। और आप जानते हो बेटा एल्डोस्टेरॉन और रेनिन ये दोनों रास में काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि रास क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। एल्डोस्टेरॉन, अच्छा रास कब फंक्शन करता है, जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट गिर जाता है। तो इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को वापस से बढ़ाने के लिए जो रास है ये मैकेनिज्म एक्शन में आती है। और ये क्या करती है, जो एड्रीनल ग्लैंड है, क्योंकि अभी आप पूरी मैकेनिज्म को अगर देखें तो रास में क्या होता है कि जेजी सेल्स जो किडनी है ये रेनिन रिलीज करती है, ठीक है। रेनिन क्या करता है, लिवर से निकलता है एंजियोटेंसिनोजेन जो कि इनएक्टिव एंजाइम है, इसको कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की हेल्प से, जो कि लंग से निकलता है। और एंजियोटेंसिन 2 के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और अगर ये पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कम कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलवाता है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और आप जानते हो बेटा एल्डोस्टेरॉन ऐसे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और जब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच एड्रीनल ग्लैंड पर फंक्शन करता है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन निकलता है, और ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, नेफ्रॉन से, रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करा देता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो दोनों काम है यहाँ पर ए एंड डी, यानी एड्रीनल ग्लैंड भी और किडनी भी। अब वापस उस क्वेश्चन पर चलते हैं और उसमें ए और डी जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर हो जाएगा। यस, तो ए और डी बेटा किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। ए क्या था, एड्रीनल ग्लैंड, ए इज द, उस डायग्राम को अगर देखेंगे तो एड्रीनल ग्लैंड है, आपके पेपर में यहीं पर ही क्वेश्चन में डायग्राम दिया होगा, एड्रीनल ग्लैंड। और डी क्या है, किडनी। मैच द कॉलम 1 एंड 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। तो मैच कराना है ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिस्क। तो इनका नंबर कितना होता है, नंबर नहीं पूछा गया, पेयरिंग कुछ और है बेटा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि मैच कराना है ट्रू रिप्स। तो ट्रू रिप्स का मतलब ये दोनों साइड से अटैच होंगे, डॉर्सल साइड पर भी और वेंट्रल साइड पर भी। तो अब देखिए जरा ऑप्शन पढ़े, अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली एंड द सेवेंथ रिब वेंट्रली। नहीं बेटा, ये तो स्टर्नम से अटैच होंगी वेंट्रली। अटैच टू द वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली एंड स्टर्नम टू वेंट्रली, सही है। तो इसका मतलब ट्रू रिप्स थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाले पॉइंट से मैच कर जाएगा। फॉल्स रिप्स क्या है,
वर्टिब्रा कॉलम से तो अटैच्ड है डॉर्सली, लेकिन वेंट्रली ये किससे अटैच है, सेवेंथ रिब से, तो इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स कहा जाता है। और फ्लोटिंग रिब्स वेंट्रली किसी से भी अटैच नहीं होती हैं, तो फ्लोटिंग रिब्स क्या हैं, डू नॉट अटैच्ड वेंट्रली। तो ऑप्शन A3 B1 C2, A3 B1 C2 एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Skeletal muscles come under the broad category of muscle tissue for the animals. How many of the following statements are correct related to the skeletal muscles? तो skeletal muscles के लिए दिए हुए पॉइंट्स हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट्स skeletal muscles के लिए करेक्ट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि दे आर क्लोजली अटैच टू द बोन्स। ये किससे अटैच्ड है, बोन से क्लोजली अटैच है, बिल्कुल सही है बेटा, तभी तो skeletal muscles कहा गया। वॉलंटरी एक्शन प्ले करेंगी, दे आर इनवॉलंटरी नहीं, इनवॉलंटरी नहीं होती हैं, ये वॉलंटरी होती हैं एक्शन में। दे आर टिपिकली फाउंड इन द ब्लड वेसल्स, बेटा ब्लड वेसल्स में स्मूथ मसल्स होती हैं, कौन सी, स्मूथ मसल्स। तो इसका मतलब थर्ड भी कैसा हो गया, गलत हो गया। फोर्थ, सेवरल मसल फाइबर्स आर इनक्लोज्ड बाय अ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको क्या नाम देते हैं, फेशिया, है ना। सेवरल मसल फाइबर, कई सारे मसल फाइबर्स किससे घिरे रहते हैं, कई सारे मसल फाइबर जो हैं वो मिलकर के फैसिकल्स या मसल बंडल बनाते हैं, और ये मसल बंडल या फैसिकल्स की जो कवरिंग होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसको हम फेशिया नाम देते हैं। तो स्टेटमेंट फोर्थ भी सही है। क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा है, दो गलत हैं और दो सही हैं। करेक्ट कितने स्टेटमेंट बताने, करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1 and 4। अच्छा केवल यही बताना है, दो सही है, 1 and 4 नहीं है, तो इसका मतलब दो स्टेटमेंट ही सही है। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सैल्विनिया एंड सिलेजिनेला, सैल्विनिया एंड सिलेजिनेला ये हेट्रोस्पोरस है, एनसीईआरटी में दिया है। इसके अलावा दो और होते हैं, मार्शिलिया एंड एजोला। तो आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं कि सिलेजिनेला एंड सैल्विनिया, तो सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ ओनली, डी ऑप्शन हो जाएगा। रिफर टू द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द किडनी। अब ध्यान से देखेंगे तभी, आप बहुत क्लियर डायग्राम नहीं है ना, तो मुश्किल होगी पहचानने में। जैसे ये देखिए, ई तो साफ दिख रहा है, ये यूरेटर है, और डी पेल्विस वाला रीजन है, रीनल पेल्विस, तो डी पेल्विस है और ई यूरेटर है। अब सी में तो एरो ही नहीं दिख रही है, किसको बता रहा है बेटा, है ना, तो बहुत मुश्किल होगा इसको बताना, कैसे बताया जाए। ए बी, क्या सी और डी और ई से आंसर निकल आएगा, डी मेडुला, डी ये गलत हो जाएगा, डी पेल्विस ई यूरेटर, और किसी में डी पेल्विस ई, मतलब बी और डी में से होगा कोई एक आंसर। अच्छा बी की बात करें तो जैसे आप देखते हैं किडनी में, तो बाहर की तरफ क्या होता है, कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ मेडुला। तो बी अगर पोर्शन देखें तो ये कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रीनल कॉर्टेक्स, बी क्या है, कॉर्टेक्स। तो अब देख लो बेटा, इसमें बी मेडुला बता रहा है और इसमें बी कॉर्टेक्स है, ये देखिए ऑप्शन डी होगा इसका, क्योंकि बी कॉर्टेक्स है, डी पेल्विस है और ई यूरेटर है। ए क्या है, नेफ्रॉन, और सी क्या है, मेडुला। तो इसका मतलब जो सी होगा वो मेडुला होगा, अंदर वाला पार्ट होगा, ये वाला, ये दिस विल बी द मेडुला। और ए क्या है, ए किसको दिखा रहे हैं, नेफ्रॉन को, तो ये जो नेफ्रॉन पोर्शन है तो ए नेफ्रॉन। बहुत क्लियर डायग्राम नहीं है तो मुश्किल होगी पहचानने में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पार्ट क्लियरली विजिबल है उनसे अगर कोशिश करेंगे तो डी और ई, ये तो क्लियरली पता चल रहा है क्या है, बी को पहचान लेंगे तो आंसर मिल जाएगा सही। द लोडिंग ऑफ शुगर एट सोर्स प्रोड्यूसेस हाइपरटोनिक कंडीशन। आप जानते हैं कि जब लोडिंग होती है किसकी, शुगर की, तो शुगर की लोडिंग से जो कंसंट्रेशन है फ्लोएम में बढ़ जाती है और ये एक हाइपरटोनिक कंडीशन को प्रोड्यूस करती है। मास फ्लो हाइपोथेसिस याद करें आप, मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट का जो प्रोथैलस है स्मॉल, इनकंस्पिकुअस, मल्टीसेलुलर, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक होता है। तो पहला ही ऑप्शन में सारे पॉइंट दिए, इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल, मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इज 180 ml पर डे, नहीं 180 लीटर पर डे। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, 180 लीटर होता है ना, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा पासेज इनटू द ल्यूमेन ऑफ द वॉर्मन कैप्सूल, नहीं पूरा प्लाज्मा नहीं जाता, प्रोटीन जाती है क्या, प्रोटीन नहीं जाती है, तो इसका मतलब सेकंड भी इनकरेक्ट है। 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड इन द पीसीटी, बात बिल्कुल सही है। एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, अभी मैंने जब RAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बताया तो पूरे स्टेप्स होते हैं, उसमें बताया था कि जो एंजियोटेंसिन 2 है एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, GFR भी बढ़ाएगा, है ना, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी सही हो गया। द काउंटर करंट सिस्टम कंट्रीब्यूट इन कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, ये बात भी सही है, तो इसका मतलब नीचे के 3 स्टेटमेंट सही हैं, ऊपर के 2 स्टेटमेंट गलत हैं। पूछा क्या है क्वेश्चन में, करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन पढ़े भाई। 1 and 2 आर करेक्ट, नहीं, 1 और 2 इनकरेक्ट हैं। 5 अलोन इज करेक्ट, नहीं। 2 and 3 and 4 ओनली आर करेक्ट, 2 तो इनकरेक्ट है। 3, 4 and 5 ओनली आर करेक्ट, देखिए 3, 4 और 5 करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। Which of the following is consequences of the creation of the proton gradient across the thylakoid membrane? तो thylakoid membrane में आप पढ़ते हैं ना chemiosmotic hypothesis, तो chemiosmotic hypothesis is totally based on the proton gradient। तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और स्ट्रोमा साइड प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम होगी, तभी chemiosmotic hypothesis में ATP का फॉर्मेशन होगा। तो डिक्रीज इन द पीएच ऑफ ल्यूमेन, बिल्कुल सही, अगर पीएच कम होगा तो H+ कंसंट्रेशन ल्यूमेन की बढ़ जाएगी। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन, ये भी सही, वाटर की स्प्लिटिंग होती है ना, और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, इनर साइड पर, यानी कि ल्यूमेन साइड पर, तो वाटर की स्प्लिटिंग होगी, H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, ये बात भी सही है। अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द प्रोटॉन नंबर इन स्ट्रोमा, आप जानते हैं स्ट्रोमा में NADP रिडक्टेज एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, और ये क्या करता है, H+ और इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करता है, लेता है और क्या बनाता है, हाइड्रोजन। तो ये तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, इन तीनों पॉइंट से ल्यूमेन में H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोटॉन एक्यूमुलेट होंगे, तो ऑल ऑफ दीज 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल्स ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड, तो जब फ्रीली इंटरब्रीड कर रहे हैं और एक दूसरे से क्लोजली रिजेंबलेंस शो कर रहे हैं, तो बात किसकी की जा रही है, स्पीशीज की। एंगलमैन यूज्ड अ प्रिज्म एंड स्प्लिट light into its spectral components, then illuminated green alga cladophora। और आपको यह भी पता है कि एंगलमैन ने फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम भी दिया था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम बाय एंगलमैन। We can separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. In this procedure, xanthophyll observed by विच कलर, तो ज़ैंथोफिल कैसे होते हैं, येलो कलर। ब्लू ग्रीन किसका कलर होता है, क्लोरोफिल ए का। येलो ग्रीन किसका कलर होता है, क्लोरोफिल बी का। और येलो ऑरेंज किसके कलर होते हैं, कैरोटीनॉइड। तो इसका मतलब येलो कलर पूछा है ना केवल, हाँ ज़ैंथोफिल पूछा है, तो ज़ैंथोफिल कैसे हैं, येलो कलर की, डी ऑप्शन हो जाएगा। From the given features, how many are the associated with taxonomic keys? Keys के लिए यहाँ पर 5-6 स्टेटमेंट दिए हैं और बताना है कौन सा स्टेटमेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट एसोसिएट, मतलब कीज के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज लेड, बिल्कुल सही है। यूज्ड इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ये भी सही है। कीज आर जनरली एनालिटिकल, जो कीज होती हैं कैसी होती हैं, एनालिटिकल नेचर की होती हैं। प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन ओनली, नहीं बेटा, ये प्लांट और एनिमल दोनों के आइडेंटिफिकेशन में यूज होती हैं, तो डी गलत हो गया। नॉन स्पेसिफिक फॉर ईच अदर, ईच कैटेगरी, नॉन स्पेसिफिक फॉर ईच कैटेगरी, ये भी गलत है, स्पेसिफिक है। यूज सेट ऑफ ऑल्टरनेट करेक्टर, जिसको कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स बोलते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है, ये वाला एफ सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी और ई गलत है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 4 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एसोसिएटेड विद द कीज, ऑप्शन सी हो जाएगा 4।